270 एकड़ के किले में रहने वाली सुब्रतो रॉय को 2014 में 5/12 की तिहाड़ जेल की कोठरी में डाल दिया गया। बचपन से गरीबी तो देखी थी, लेकिन 30 की उम्र तक आते आते सहारा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपये के साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रतो रॉय सलाखों के पीछे पहुंच गए? और क्या है वो सहारा स्कैम जिसने देश के 13 करोड़ लोग यानी कि भारत के लगभग 11% आबादी को धोखा दिया? तो चलिए जानते हैं। सुब्रत राय सहारा 12 लाख परिवारों का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसा बनाने में महारत हासिल, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार चली गई। सहारा स्कैम मेनली सहारा के दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। बात है 30 सितंबर 2009 की। सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में DRHP दाखिल किया था। DRHP यानी ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी से जुड़े सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मैनेजमेंट, प्रोडक्ट और सर्विस, पोटेंशियल मार्केट्स और फाइनेंसिंग। जब सेबी ने इस DRHP को स्टडी किया तो सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनियों की फंड रेज की प्रोसेस में कुछ गलतियां दिखी। ये दो कंपनियां थी CHICL और CIRECL। इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को दो शिकायतें मिली। इसमें कहा गया कि सहारा की कंपनी OFCDs जारी कर रही है और गलत तरीके से फंड रेज कर रही है। इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया। इसके बाद सेबी ने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। सेबी ने पाया कि इन दोनों कंपनीज ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों को पैसा जुटाना बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वो इन्वेस्टर्स को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाएं। इस पर सहारा ने साफ इनकार करते हुए खुद सेबी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई। इसके बाद कोर्ट में कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। कोर्ट ने भी सेबी को सपोर्ट करते हुए इन्वेस्टर्स के पैसे 15% रिटर्न के साथ लौटाने को कहा। सहारा नहीं मानी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसी भी संभावना जताई गई कि सहारा ग्रुप द्वारा ब्लैक मनी को छुपाने के लिए बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो सहारा की तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं दिया गया। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनियों को सेबी के साथ इन्वेस्टर्स के पैसे 3 महीने के अंदर अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने का आदेश दिया। साथ ही सेबी ने सभी इन्वेस्टर्स के डिटेल्स मांगे। इसके बाद सहारा 127 ट्रक लेकर सेबी के ऑफिस पहुंचा, जिसमें इन्वेस्टर्स के डिटेल्स थे, लेकिन इन फाइल्स में इन्वेस्टर्स की पूरी जानकारी नहीं थी। सहारा ने सेबी को पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए जमा कराई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सहारा ग्रुप की कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और उनके प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स ने सेबी को टोटल 15,485 करोड़ रुपए ही जमा करवाए हैं। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। उन्होंने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करना शुरू कर दिया। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार हुए। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इस तरह सहारा ग्रुप पूरी तरह कानून के शिकंजे में आ गया। सेबी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक केवल 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है। सेबी द्वारा इन्वेस्टर्स को उनका पैसा नहीं लौटाने के पीछे यह दलील दी जा रही है कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा है। वहीं जिन लोगों का पैसा इन दोनों कंपनी से कन्वर्जन कराकर सहारा क्यूसॉप या सहारा की अदर क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटीज में उलझा दिया गया, उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा है। जिनको अभी तक रिफंड नहीं मिला है उनके लिए सेबी ने ईमेल भी पब्लिक किया है, या वो चाहे तो डायरेक्टली इन टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के इन बेसहारे इन्वेस्टर्स के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या नहीं। वैसे आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सो दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।